हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आज प्रीलिम्स 2024 में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं। हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। मेरे पास सेट सी है जिसके ऊपर हम डिस्कशन आज करेंगे। तो सेट सी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर कोई दूसरा सेट हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है। वन बाय वन हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या आए हैं। सेट सी में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये स्पीकर के ऊपर आया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है while any resolution for the removal of speaker of the lok sabha is under consideration। अगर लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का कोई रेजोल्यूशन पास होना है तो इनमें से 3 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं और आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सी है। सबसे पहली, ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड। हो सकता है हमें ये बात मालूम हो या हो सकता है हमें ये बात ना मालूम हो। दूसरा, ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। यानी कि जिस लोकसभा के स्पीकर को निकालने की बात कर रहे हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, नेचुरल राइट ऑफ जस्टिस के ये खिलाफ है। बोलने का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार सबके पास होता है। तो टू वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो बिना सोचे समझे आगे की स्टेटमेंट को पढ़े बगैर अगर मैं जहां जहां टू लिखा है उसको काट दूं, जैसे मुझे लग रहा है बी में लिखा है टू तो टू तो हो नहीं सकता, काट दिया। सी में लिखा है 2 एंड 3, 2 हो नहीं सकता, काट दिया। डी में लिखा है 1 2 एंड 3, 2 हो नहीं सकता, काट दिया। तो बच्चों हमारे पास सही आंसर आ गया अपने आप 1 ओनली। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चाहे आपने इसको नहीं भी पढ़ा था तो थोड़ा लॉजिकल गेस लगा करके बिना अपने आप को स्टेटमेंट 3 में उलझाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ए ही टिक किया होगा। और आप बहुत बच्चों ने मुझे मैसेजेस भी करे हैं, बताया कि उनके पेपर बहुत अच्छा गया है। बाकी बच्चों को मुझे नहीं पता कैसा गया, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके बताया कि उनका बहुत अच्छा पेपर गया। आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने इसका आंसर क्या किया था और आपने सही किया या गलत किया। एनीवेज, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, with reference to the Indian Parliament consider the following statement। इसका मतलब क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहला कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। यानी कि लोकसभा में अगर बिल पास हो गया, सॉरी, अब वो कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। यानी कि एक बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस के अंदर बिल भी डिसॉल्व हो जाता है, बिल भी लैप्स हो जाता है, बिल फिर पास नहीं होता। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है बिल पास्ड इन द लोकसभा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है बिल पास्ड इन द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। यानी कि बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में अभी पेंडिंग था और इतने में लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो हम अच्छे से जानते हैं कि वो बिल क्या हो जाएगा,
डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो एक बात तो है, ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है तीसरी स्टेटमेंट पे। अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड, राष्ट्रपति ने नोटिफाई कर दिया गया है, हिज और हर इंटेंशन टू समन, अपनी इंटेंशन को कि मैं बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाऊंगा, summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the लोक सभा। चाहे लोकसभा उस बीच डिसॉल्व भी हो जाए, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने ऑलरेडी अपनी कंसेंट दे रखी थी कि मैं जॉइंट सिटिंग बिठाऊंगा, और कंसेंट देने के बाद लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में क्या बिल भी लैप्स कर जाएगा? तो जी नहीं, ऐसे केस में बिल लैप्स नहीं करता। अगर राष्ट्रपति अपनी कंसेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर चुके हैं, वो बता चुके हैं, चाहे बताने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व भी कर जाए, तब भी जो है बिल फिर जो है हमारा लैप्स नहीं होता। इसीलिए तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहली, ये तीसरी गलत है, तो डी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा फोर्थ का बी पार्ट। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा ये क्यों है, तो आपके आंसर के एक्सप्लेनेशन के लिए आर्टिकल 108 आप रेफर कर सकते हो। आर्टिकल 108 के अंदर नीचे एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, अनलेस द बिल हैज लैप्स्ड एंड नोटिफाइड द हाउस बाय द मैसेज, जब तक वो मैसेज ना दे। और इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है, तो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, द फेज अनलेस द बिल हैज लैप्स्ड बाय द रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इंडिकेट्स दैट if the Lok Sabha is dissolved, the bill will lapse unless the process of joint sitting has already been initiated. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स इफ द प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी नोटिफाइड हिज इंटेंशन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में दे रखी है बात कि अगर राष्ट्रपति ने अपनी कंसेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है टू कॉल अ जॉइंट सिटिंग, किस बात की इंटेंशन क्लैरिफाई कर दी है कि मैं जॉइंट सिटिंग बुलाऊंगा, द बिल डज नॉट लैप्स, बिल फिर लैप्स नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है क्या बिल लैप्स हो जाएगा? नो, लैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं लैप्स होगा? 108 के अंदर ये बात दे रखी है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन हमने इसमें दे रखी है। आपको ये पीपीटी जिसपे मैं लिख रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है वहां पर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें आया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फिर से अगला क्वेश्चन यूनियन लेजिस्लेचर के टॉपिक के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर्स द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अगर सदन की मीटिंग को प्रोरोग करना है, रोकना है, तो राष्ट्रपति को मंत्रियों से पूछने की जरूरत नहीं है। वी वेरी वेल नो, राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 74, उनको मिनिस्टर्स की एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी ही होती, मैंडेटरी है। इसीलिए ये स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। फिर वो कह रहा है प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न सिनेडाई बट, यानी कि हाउस अगर एडजॉर्न हो जाता है, सिनेडाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए एडजॉर्न अगर हो जाए, तो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न सिनेडाइन, यानी कि हाउस जो है एडजॉर्न हो गया है, अगली मीटिंग कब होगी ये मालूम नहीं है, अनिश्चित काल के लिए एडजॉर्न कर दिया गया है,
but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in the session. तो ऐसी परिस्थिति में जहां हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया है अनिश्चित काल की समय के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस सिचुएशन के अंदर सेशन को प्रोरोग कर सकता है, उसका प्रोरोगेशन दे सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा है आर्टिकल 85 में ये साफ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को मना नहीं करती है इस चीज के लिए अंडर आर्टिकल 85। देयर इज नो बार इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू दिस। आर्टिकल 85 मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर लेकर आया हूं, आप बाद में पीपीटी हमारी टेलीग्राम चैनल से जाकर के ले सकते हैं। इसमें लिखा है आर्टिकल 85 में द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रोरोग द हाउस और इधर हाउस, किसी हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेंगे, उसके बगैर पूछे भी कर सकते हैं। ये बात 85 में साफ लिखी हुई है, और यही बात क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है कि अगर अनिश्चित काल के लिए हमने एडजॉर्न कर दी तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या उसको प्रोरोग कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, उसको प्रोरोगेशन किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 85 अलाउ करता है। तीसरा लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु save in exception circumstances does so on the advice of the council of minister। इसका मतलब कह रहा है हाउस को, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इवन पूछने की भी जरूरत नहीं होती है। यहां पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब होता है इस परिस्थिति में आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सेव का मतलब है, सेव का मतलब होता है यहाँ पे बचाना। किसको बचाना? राष्ट्रपति को, कि आप चाहे मत पूछो। कब मत पूछो? अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं तो क्या कर सकते हो? बिना पूछे आप डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कर सकते हो, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि बिना मंत्री परिषद की सलाह के भी एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हमारी हो सकती हैं ऐसी हो जिसमें कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पा रही हो, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा को चाहे वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 तो गलत है ही, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 1 तो गलत है, तो ए हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, और हमने देखा 2 भी ठीक है और 3 भी ठीक है, इसीलिए सिर्फ 3 भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मुझे आपके आंसर का इंतजार होगा, क्लासरूम में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताना आपने इसका आंसर क्या किया, और इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैंने लिखा है, रेफरेंस जो मैंने दिया है, इस चीज को आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड भी कर सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास सेट सी में है, क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि पहली बात तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया? रिट से आया है। हम जानते हैं रिट आर्टिकल 32 में है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। 5 तरह की रिट होती है, वी एवरीवन नो। तो वो कह रहे हैं प्रोहिबिशन की रिट एक ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है टू, किसके लिए इशू करता है? तो वो कह रहा है कि देखो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनके लिए इशू करता है। क्लास में भी हमने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे से तुम्हारे को मैंने समझाया था क्लास में।
कि जब भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है तो ये प्रोहिबिशन कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकती है। हमने ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को क्लास में पढ़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस रिट के अंदर एक इस ऑर्डर में इस रिट के अंदर एक ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर को टू प्रोहिबिट हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। गवर्नमेंट ऑफिसर की बात लिखी है तो इसका मतलब है बच्चों गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को ये ऑर्डर नहीं दे सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर वो लिख रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी को ऑर्डर दे सकता है, तो हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव जो होते हैं पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, तो वो लेजिस्लेचर को भी ऑर्डर नहीं दे सकता। तीसरी चीज लिखा है डी में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट प्रोहिबिट ऑर्डर दे सकता है टू द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। इसका मतलब फिर वो कह रहा है गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दे सकता है तो जी नहीं दे सकता। डेफिनेटली बात है, एक ही चीज बच गई है कि वो लोअर कोर्ट को दे सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी किया हुआ है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें डाउट होगा, बहुत आसान सा जो क्वेश्चन था ये, हमने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर वो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बता सकता बी में कि वो जो है लॉ पास कर ले, अगर बच्चों ऐसे पढ़ाएगा तो आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो, एग्जाम में एक लॉजिकल गेस लगाने की कोशिश कर सकते हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर जुडिशरी और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रहना होता है। तो अगर वो ये काम करना शुरू कर देगा तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है सबसे पहले टूट जाएगा। इसीलिए ये वाला एक क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है अपने नोट्स देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और लास्ट पार्ट अगर किसी को लगता है सर गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोल सकता अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी कर रही है तो बच्चों ये देखो ये काम मैंडेमस में किया जाता है, प्रोहिबिशन की रिट में नहीं किया जाता, ये मैंडेमस में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये चारों की चारों स्टेटमेंट गलत है, अननेसेसरी। अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज मुझे लगता है आप इस चीज को समझ चुके हैं, पहले भी कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें बच्चों की, वो कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली बात तो कह रहे हैं स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो। कंसीडर करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें कंसीडर करना क्या है। तो वो कह रहे हैं ये कंसीडर करना है विच ऑफ द गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कंसीडर करने की करेक्ट क्या है, उसी माइंडसेट से हम पढ़ेंगे इसे। पहली स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। पूरे साल बच्चों, पूरे साल न्यूज़पेपर के अंदर ये बातें रहती हैं, इवन मणिपुर के टाइम पर भी ये बातें बहुत ज्यादा आई हैं, क्लासरूम में भी इसके ऊपर कई बार चर्चा की गई है कि कभी भी आर्टिकल 342 इसके ऊपर बात करता है कि गवर्नर नहीं, यहाँ पर कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है उसको शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई करने के लिए बात करता है कि उस स्टेट के अंदर कौन कौन कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब में आएगी, तो ये प्रेसिडेंट तय करता है, गवर्नर नहीं तय करता। गवर्नर तो बस उसको रिकमेंड करता है कि इन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाल दिया जाए, डालते प्रेसिडेंट ही है। आर्टिकल 342 को अगर हम देखें थोड़ा सा तो आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है, देखो साफ साफ, दी प्रेसिडेंट, नाम लिखे प्रेसिडेंट, में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट, किसी स्टेट की रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है लेकिन अल्टीमेटली करते प्रेसिडेंट ही हैं। और वो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है
कि प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर करते हैं, तो डेफिनेटली बात है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कम्युनिटी declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state। एक स्टेट में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है अगर, जरूरी नहीं है दूसरी स्टेट में भी वो शेड्यूल्ड ट्राइब होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। मणिपुर में भी ऐसा देखा गया, और भी बहुत सारी जगह पूरे साल इनके ऊपर बात रही। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बी होगा, यानी कि सिर्फ बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्वेश्चन अगेन, टॉपिक पहले हम देखते हैं, यूनियन बजट के ऊपर टॉपिक है। यूनियन बजट जो है हम फिर से लेजिस्लेचर के टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर में वो कह रहे हैं कंसीडर करो, क्या कंसीडर करें, तो वो कह रहे हैं क्या चीज करेक्ट है, आपको ये चीज कंसीडर करनी है, ये चीज देखनी है, ठीक है। वो कह रहे हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement before both the houses of parliament। यानी कि वो कह रही है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो है वो बजट पेश करती है, जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर वो बजट पेश नहीं करते, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर बजट पेश करते हैं। ये बात ऑलरेडी क्लास में भी हमने पढ़ाई गई है। मुझे लगता है ये इस चीज में किसी को कोई भी जो है कंसर्न नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। आर्टिकल 112 को हम देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है, देखो, द प्रेसिडेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति उसको कहता है ऐसा करने को, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में, नेक्स्ट आर्टिकल में, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी ग्रांट के लिए पैसा राष्ट्रपति की इजाजत के बगैर आप नहीं ले सकते। और हमारी नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसीलिए हमारा जो है सिर्फ बी वाली पॉइंट ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सही आंसर टिक किया होगा और इसके लिए एक लॉजिकल गेस आप लगा पाई होंगे। क्लास में आपको पढ़ाई गई हैं ये बातें, आपको पेपर में जरूर मदद मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 सेट सी में, how many delimitation commissions have been constituted by the government of India till 2023 तक कितनी बार परिसीमन कराई गई है, डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई है। हम अच्छे से जानते हैं, एक बार 1952 में हुआ, एक बार 63 में हुआ, एक बार 73 में हुआ, एक बार 2002 में हुआ, तो ये 4 बार है, ये बात सबको पता है। इवन जब मैंने क्लास में भी ये पढ़ाया था, तो देखो ये मेरी क्लासरूम का जो है, जब मैंने क्लास ली थी तो उस समय का स्क्रीनशॉट है, मैं लेकर के आया हूँ। उस स्क्रीनशॉट में मैंने ये बताई थी, देखो कि 52 में हुआ था, 62 में हुआ था, 72 के बाद हुआ था। फिर मैंने बताया था इंदिरा गांधी ने जो है इसको 25 साल के लिए आगे जो है फिलहाल डिले कर दिया था। फिर 2001 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, उन्होंने फर्दर 25 साल के लिए डिले कर दिया था, और अब अगला जो है 2026 में होना है। सो इन वेरी डिटेल वी हैव डिस्कस्ड दिस, और यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया भी हुआ है। तो मुझे लगता है बच्चे ये सही कर पाए होंगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय बच्चों को नहीं रही होगी। एनीवेज, अगला क्वेश्चन शेड्यूल 8 से रिलेटेड है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, सारे जानते हैं। ये वाला जो है हमारा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया, और ये जो है तीनों की तीनों 71st में ऐड की गई थी।
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसीलिए आंसर इसका है 1। फैक्चुअल क्वेश्चन था। मुझे लगता है जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत बुक भी पढ़ी है, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ते हैं, तो उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। यही एक डिफरेंस पैदा करता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर करें। क्या कंसीडर करना है, इनमें से बताएं कि हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से, मैं किसी प्रोविजन से नहीं ले सकता, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज से हम रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने फिलहाल इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। पहला क्वेश्चन पेयर्स हमें देखने कौन सा सही है गलत है, कि भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जो है नेतृत्व किया था। वेरी गुड, हम सब जानते हैं ऐसा किया था, और इलेक्शनों के टाइम पर तो इनकी खूब बात हो रही थी। और दूसरा सोशलिस्ट पार्टी, ये स्टेटमेंट गलत है, किसी राजगोपालाचारी ने किया था। और हम जानते हैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे सोशलिस्ट पार्टी के अंदर। और राम मनोहर लोहिया के बारे में तो मुझे लगता है इस इलेक्शनों के समय खूब सारी चर्चाएं हुई हैं। तो ये बच्चे को अगर किसी ने थोड़ा भी करंट अफेयर पे इस पे फोकस रखा होगा तो वो इस बात को समझता होगा। जगजीवन राम जी है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट गलत है, स्वतंत्र पार्टी के लिए आचार्य नरेंद्र देव नहीं है, आचार्य नरेंद्र देव तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हैं। तो इसीलिए दो स्टेटमेंट ठीक है, तो इट इज ओनली टू स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो वो कह रहे हैं पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A में दे रखी हैं, बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं। इमरजेंसी की पावर पार्ट 18 में दे रखी है, बिल्कुल सही बात है, क्लास में मैंने तुम्हें याद कराया था। 18 साल के बाद, 18 साल की उम्र में ये इमरजेंसी लगती है, तो ये तो कई बार क्लास में याद कराई हुई चीजें हैं। ये भी बताया हुआ है अमेंडमेंट पार्ट 20 में होता है। घंटी और 20 का खूब हमने यूज किया क्लास में, तो वी वेरी वेल लो। तो ऑब्वियसली बात है 1, 2 एंड 3 ये तीनों ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन थे बेटा, ये फ्री के नंबर हैं क्लास के अंदर, जो जिसने ठीक से पढ़ा है तो वो इसको कर पाएगा। सेट सी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला कह रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट कॉमर्स जो है स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, अंडर द स्टेट लिस्ट। इसका मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा शेड्यूल 7 के ऊपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है कि 3 लिस्ट होती हैं, और इन 3 लिस्ट में एक ही फंडामेंटल रूल है, क्लास में भी तुम्हें पढ़ाया था बच्चों की, कभी भी इन 3 लिस्ट को याद करना तो किसी के लिए संभव नहीं है। तो फिर मैंने एक पैरामीटर पढ़ाया था तुम्हारे को क्लास में कि कैसे याद रखेंगे कौन सा आइटम किस लिस्ट में जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर नेशनल लेवल की बात है, 2 से ज्यादा स्टेट की बात आती है कोई, तो वो जनरली यूनियन में जाता है, या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज आ जाती है तो वो यूनियन लिस्ट में जाती है, और स्टेट लेवल की बात होती है तो कोई स्टेट लिस्ट में जाती है। अब देखो, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट पूछ रहा है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब इंटर स्टेट का मतलब एक से ज्यादा राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है और वाणिज्य होता है, कॉमर्स होता है, तो ये स्टेट में आता है जी नहीं। इंटर स्टेट एक से ज्यादा स्टेट की बात अगर आ गई तो स्टेट किसी एक स्टेट में तो वैसे नहीं आ सकता। इंटर स्टेट माइग्रेशन भी कह रहा है वो स्टेट सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा स्टेट की बात आ गई। तीसरा कह रहा है इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ये क्वारंटीन समझ में आए या ना आए बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है इंटर स्टेट है कुछ और वो यूनियन की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वारंटीन का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई ऐसी बीमारी ना फैल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र के पास पावर होती है कि अलग अलग राज्यों में नियम कानून बना सकता है ताकि वो कोऑर्डिनेशन कर सके। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। क्लास में इको में भी पढ़ाया आपको, जब इकोनॉमी में मैंने बजट का टॉपिक आपको पढ़ाया था
पब्लिक फाइनेंस के अंदर, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, तो मैंने टाइप्स ऑफ टैक्सेस तुम्हें पढ़ाए थे। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कॉरपोरेशन टैक्स होता है। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब है जो कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है। तो कंपनियों के ऊपर टैक्स सेंटर लगाती है, स्टेट नहीं लगाती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो चार में से हमारी सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मुझे लगता है बच्चे इस पेपर को एक सिंपल लॉजिक के जरिए सॉल्व कर पाए होंगे। जो क्लास में बताया था उतनी बात अगर ध्यान में होगी तो जरूर बच्चे इस पेपर को अच्छे से निकाल देंगे। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम जानते हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड राइट टू, हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। ये तो इंडेक्स है बच्चे, नाम है आर्टिकल 21, एवरीवन नोज। तो ये तो बड़ा सिंपल था, फ्री के नंबर हैं, इसमें तो कोई डिस्कस करने लायक भी चीज नहीं बनती। क्योंकि 15 जानते हैं हम, 15-16 इक्वलिटी की बात करते हैं, 19 जो है फ्रीडम की बात करता है, 21 राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी की बात करता है। तो निजता के अधिकार जो है आर्टिकल 21 में डाले गए हैं। एनीवेज, और इसके ऊपर आर्टिकल 21 के ऊपर मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो ली थी। उसमें मैंने तुम्हारे को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ का डिफरेंस भी समझाया था। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? किसी भी बुक में, एनसीईआरटी में, कहीं पर भी इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। इवन क्लास के अंदर देखो, क्लास की कॉपी है ये, और क्लास की कॉपी में भी ये बात लिखाई थी कि 9 दिसंबर 1946 को यहां लिखा हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, और फिर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेटर, यानी कि जो बाद में बने थे ये परमानेंट थे। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पहले कौन थे? तो डेफिनेटली इससे पहले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं जो थोड़ा बहुत अटेंटिव है, बुक पढ़ रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजों को देख रहा है, बेसिक फंडामेंटल, तो वो इस एग्जाम को जरूर बच्चों निकालेंगे। एनीवेज, इसके बाद आई थिंक पॉलिटी का क्वेश्चन, लेट मी सी इन दिस स्लाइड। यस, there are few more, one more question is there. Which of the following statement are correct in respect of money bill in the parliament? आर्टिकल, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38। पहली बात तो टॉपिक देखेंगे बच्चों किस चीज का है, मनी बिल के ऊपर है ये, और साफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेचर का क्वेश्चन है। यूनियन लेजिस्लेचर के क्वेश्चन के अंदर पहली स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल। हम अच्छे से जानते हैं मनी बिल की डेफिनेशन 110 में दे रखी है और उसका स्पेशल प्रोसीजर 109 में दे रखा है। तो यही बोल रहा है वो, 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात। दूसरा लिख रहे हैं मनी बिल shall not be introduced in the council of state। ये बात तो ना जाने कितनी बार क्लास में की हुई है कि राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। सॉरी, वो ये कह रहा है मनी बिल shall not be introduced, सही कह रहा है कि उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तीसरा कह रहा है राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट द चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट इट। ये बात भी हम जानते हैं, सब जानते हैं। यूपीएससी खुद ही दसियों बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, ना जाने कितनी बार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बोलते ही हैं करो, तो रेफर किया होगा तो ये बच्चा वैसे ही कर गया होगा। अगला पॉइंट लिखा है अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मनी बिल
यानी कि बजट के अंदर राज्यसभा ने कुछ सजेशन दिया तो लोकसभा को एक्सेप्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए तीन ही पॉइंट्स ठीक है, 1 2 एंड 3, तो इसीलिए ये तीन चीजें जो है इसमें सही हैं। एक क्वेश्चन मुझे इसके अंदर और हार्ड कॉपी में दिख रहा है, हालांकि मैंने ये प्रोविजंस भी पीछे डाले हैं ताकि किसी को हो कि स्पेशल प्रोसीजर कहाँ लिखा है 109 में, डेफिनेशन कहाँ लिखी है 1010 में लिखी हुई है। एक ये क्वेश्चन नंबर 36, एज पर आर्टिकल 368, हम अच्छे से जानते हैं आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। क्लास में बहुत डिटेल में, मुझे लगता है शायद 2-3 क्लासेस लगा करके हमने आर्टिकल 368 कवर किया था, और उसने सिंपल सी बात पूछ ली कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे? बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। इन तीनों में कुछ भी कर सकता है क्या? जी हाँ, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आंसर नंबर डी इज करेक्ट। और मैं आपके लिए आर्टिकल 368 का एक्सट्रैक्ट भी लेकर के आया हूं इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। यहाँ साफ लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड कर सकता है बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। तो मुझे लगता है कि ये साफ साफ सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरीके की किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इन सब में नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान था उन बच्चों के लिए खास करके जिन्होंने पढ़ा था। और ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि हमारा ठीक हुआ है, वीडियो देखने के बाद उनको लगे कि अरे हमें लग रहा था कि हमने सही किया, शायद हमने सही नहीं किया। ऐसे बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अगली बार अगर पॉलिटी पढ़ने का मौका मिले, इन केस भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि आपको लगता है कि आपका नहीं निकल पा रहा, काफी मेहनत करने के बाद भी पॉलिटी का पेपर आप सही नहीं कर पाए, सो आई विल सजेस्ट कि पढ़ो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट को रेफर करते हुए पढ़ो, या फिर जब आप पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर्स को भी ध्यान में रखें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो है इस वीडियो के जरिए आपकी कंफ्यूजन्स दूर हुई होंगी इंडियन पॉलिटी को लेकर के। और इन केस आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आज आए भी थे, और अगर किसी को लगता है कि वो बच्चा मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, आप बच्चों मेरे से व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर। एंड इवन इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहें तो आप इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके एक बार पूछ सकते हैं। हमें आपके कंसर्न्स को मीट आउट करने में खुशी होगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अपना एक अगली वीडियो में जिसमें हम दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।